नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आपकी कक्षा 11 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के अंतिम पाठ आधुनिकीकरण के रास्ते पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन के अगले खंड पर विचार करने आए हैं। और आपने पिछले वीडियो में मेजी रेस्टोरेशन यानी कि मेजी पुनर्स्थापना के बारे में समझ लिया था। क्या थी मेजी पुनर्स्थापना, क्या था मेजी रेस्टोरेशन? मेजी रेस्टोरेशन का मतलब था कि जो तोकुगावा वंश के जो हमारे शोगुन थे, उन्होंने जो सम्राट की असली स्थिति पर कब्जा कर रखा था और सम्राट की कोई शक्ति नहीं रही थी। तो एक आंदोलन हुआ, एक आंदोलन हुआ हमारा 1867-68 में। तो उसमें उन तोकुगावा वंश के शोगुनों को हटा दिया गया और उनकी जगह पर जो सम्राट था, जो बिल्कुल शक्तिहीन था, उसको क्योटो, जो उसकी पुरानी राजधानी थी, वहां से एदो यानी कि जो नई राजधानी थी, वहां ले आया गया और उनको शोगुनों को सत्ता से हटा दिया गया। राजा को, सम्राट को दोबारा से स्थापित कर दिया गया, उसे दोबारा से शक्तिशाली बना दिया गया और जो एदो राजधानी का नाम टोक्यो रख दिया गया, यानी ईस्टर्न कैपिटल रख दिया गया। और इस तरह से शोगुनों के शासन की समाप्ति हुई और सम्राट के शासन की दोबारा से बहाली हुई। इसी को हम मेजी रेस्टोरेशन यानी मेजी पुनर्स्थापना कहते थे। तो इसके बारे में हमने लास्ट क्लास तक पढ़ दिया था। आज हमें बात करनी है कि इस मेजी रेस्टोरेशन के कारण जापान में क्या क्या परिवर्तन हुए। लेकिन उससे पहले हम एक बहुत रोचक सी बात देख लें, और वो है, आप अपने पेज नंबर 236 जो आपकी पाठ्य पुस्तक है इतिहास की, उसका पेज नंबर 236 को निकालें। आपको दो चित्र दिखाई देंगे। एक देखिए, कार्टून की तरह बने दोनों, है ना। एक जहाज का चित्र है, पानी के जहाज का, शिप का, और एक एक व्यक्ति का है। दोनों कार्टून से हैं। तो ये जो जहाज है, ये इन्हें जापानी लोग काले जहाज कहते थे, ब्लैक शिप कहते थे, क्योंकि ये कोल तार जो होता है ना, जिससे सड़क बनती है, उससे उससे जोड़ के, लकड़ी के फट्टों को उससे जोड़ के बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें काले शिप कहते थे। और इनको कार्टून, ये हैं किसके? ये अमेरिका के शिप्स हैं। तो इनको ऐसे कार्टून जैसा क्यों बनाया? इसमें जापानी उनका उपहास उड़ाते हुए दिखाए गए, उनकी हंसी उड़ाते गए। ये जनता की मनोदशा को दिखाता है कि जो विदेशी लोग, जिन पर हमारा वैसे तो बस नहीं चलता, तो हम उनका ऐसे कार्टून बनाकर ही मजाक उड़ा लें। आप भी देखते ना अखबारों में नेताओं के और इन सब के कार्टून बनते हैं, क्योंकि वैसे तो हमारा उन पर कोई बस चलता नहीं है। बस कार्टून बना के उनका थोड़ा मजाक बना लो और उससे हमारा दिल खुश हो जाए, उससे हमारी थोड़ी जो भावनाएं शांत हो जाए। तो ऐसे ही इन्होंने बनाया था। ये जो जापानी लोग थे, ये अमेरिका के इन कार्टूनों को इसलिए बना रहे थे क्योंकि इस अमेरिका का जो कॉमोडोर पेरी आया था, उसी ने तो जापानियों को मजबूर किया था अपने वो कूटनीतिक संबंध बनाने को, अपने को खोलने के लिए। और उसी वजह से ये सब मेजी रेस्टोरेशन वगैरह हुई थी। तो वो कॉमोडोर पेरी को कोई अच्छा नहीं मानते थे, अमेरिका को कोई अच्छा नहीं मानते थे। तो इसलिए उनकी उपहास उड़ाने की दृष्टि से उन्होंने उनके जहाज को इस तरह से कार्टून के तौर पे दिखाया। और देखो नीचे ही कॉमोडोर पेरी का कार्टून बनाया, उसको कैसे कार्टून जैसा बनाया। तो ये सब बातें दिखाती हैं कि जापान के लोग अमेरिका को पसंद नहीं करते थे, मजबूरी में उनके साथ उनको डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने पड़े थे। तो ये सब बातें, और ये सारी जो बातें हैं, ये जो चित्र जो बनाए गए हैं, ये ऐसा दिखाया जाता है जैसे इट इज द ओपनिंग ऑफ जापान, यानी जापान के खुलने के प्रतीक है। पहले तो आपको पता है ना, जापान अलग थलग एक द्वीप का देश था, अलग थलग पड़ा रहता था, उसका विदेशियों के साथ कोई ज्यादा संबंध नहीं था। वहां ना कोई बाहर से आता था, ना कोई जापान वाले कहीं बाहर जाते थे। तो एक अलग थलग पड़ा हुआ बंद सा देश था। कॉमोडोर पेरी ने उसे जबरदस्ती आके खोला और उसका हमारा अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों के साथ जबरदस्ती संपर्क बनवाया। तो इसको कहते हैं जापान का खुलना, ओपनिंग ऑफ जापान। लेकिन आज के जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि भाई जापान तो कभी बंद था ही नहीं। तो ये गलत है कहना कि ओपनिंग ऑफ जापान, कि यानी पहले जापान बंद था फिर खोला गया। इनका कहना है आधुनिक इतिहासकारों का कि जापान तो कभी बंद था ही नहीं। उसका तो पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार होता था और उसका चीन और हॉलैंड के देशों के माध्यम से वो पूरी बाहर की दुनिया के बारे में जानते थे। तो
तो इसलिए ये कहना कि कोमोडोर पेरी ने आके ओपनिंग ऑफ जापान किया, वो ठीक नहीं। तो खैर, हम तो केवल इस बात पर यहां इसलिए चर्चा की कि जिससे जापान के लोगों की मनोदशा, उनकी मानसिकता समझी जाए कि वो कोमोडोर पेरी और अमेरिका को अच्छा नहीं मानते थे, इसलिए उनके कार्टून बनाते थे। अब जब अमेरिका ने आके जबरदस्ती अपने संबंध बना लिए इनके साथ, जापान के साथ, कोमोडोर पेरी ने आकर, तो अब जापान में जो लोग थे उनके सामने ये सवाल था कि हम पश्चिम के देशों यानी यूरोप के देशों के साथ अपने संबंध बनाएं, अपने देश को और खोलें या नहीं खोलें। तो विदेशियों के साथ संबंध स्थापित करने के बारे में जापानी अधिकारियों की क्या राय थी, ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इस बारे में जापान के लोगों का राय बटी हुई थी। 3 अलग अलग तरह की राय थी। तो देखते हैं क्या क्या राय थी, जापान के लोग क्या क्या चाहते थे। तो पेज नंबर 236 पर, 236 पर, जहां पर वो कोमोडोर पेरी का कार्टून है, उसी में जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है, वहां पर आपको इसका उत्तर मिलेगा। अधिकारीगण यानी जापान के जो ऑफिसर थे, अधिकारीगण और लोग यह जानते थे कि कुछ यूरोपीय देश भारत व अन्य जगहों पर औपनिवेशिक साम्राज्य बना रहे हैं, कॉलोनियल एम्पायर बना रहे हैं। तो यानी ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल दुनिया से अनजान थे। जापान के लोगों को पता चल गया था कि जो यूरोप के लोग हैं, पश्चिम के लोग हैं, वो भारत और बहुत सारे दूसरे देशों को अपना गुलाम बना रहे हैं, अपनी कॉलोनी बना रहे हैं। जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने चीन को हराया ही था। इस बात की जानकारी भी हमारे जापान के लोगों को थी, और वहां चारों तरफ फैल रही थी ये बात कि भाई ब्रिटेन ने चीन को हरा दिया है। और जापान में जो पॉपुलर प्ले, जो लोकप्रिय नाटक होते थे, जगह जगह मंचों पर खेले जाते थे, उसमें भी ये दिखाया जा रहा था कि अंग्रेजों ने चीन को हराया है। यानी बाहर जो घटनाएं घट रही हैं, विश्व में जो घटनाएं घट रही हैं, उससे जापान के लोग और जापान के अधिकारी, ऑफिसर जो लोग थे, वो सब परिचित थे। तो इन बातों को ध्यान में रखकर उनके सामने ये सवाल था कि हम इन पश्चिमी देशों, जो दूसरे देशों को गुलाम बना रहे हैं, ऐसे पश्चिमी देशों के साथ संबंध, रिलेशंस रखें या ना रखें। तो इस बारे में जापान के अधिकारियों और जापान के लोगों की राय बटी हुई थी। 3 अलग अलग तरह की राय थी। क्या क्या राय थी? तो इन सारी बातों को वो जानते थे कि विदेशों में क्या हो रहा है, किस तरह विदेशी लोग, किस तरह पश्चिम के, यूरोप के लोग दूसरे देशों को गुलाम बना रहे हैं। तो इस सब के चलते लोगों में, यानी जापानी लोगों में एक असली डर बन गया था। उन्हें डर था कि अगर हम इनके साथ सहयोग, मतलब मेल जोल बढ़ाएंगे, इनके साथ संबंध बनाएंगे इन पश्चिमी लोगों के साथ, तो जैसे ये भारत को और दूसरे लोगों को इन्होंने गुलाम बना लिया है, तो हमें भी गुलाम बना लेंगे। ऐसा डर था जापानी लोगों के मन में। तो उन्हें डर था कि जापान को भी उपनिवेश यानी कॉलोनी बनाया जा सकता है। तो बहुत से विद्वान और नेता, जो जापान के बहुत से विद्वान और नेता थे, वो यूरोप के नए विचारों से सीखना चाहते थे, बजाय उसकी अपेक्षा करने के, जैसा कि चीन ने किया। तो एक वर्ग जो था जापान के लोगों का, वो ये था कि वो ये कहते थे, भाई जो पश्चिमी देश हैं, विदेशी लोग जो हैं, इनके नए विचारों को सीखो, उसको अनदेखा मत, उनको अनदेखा मत करो। जैसा चीन अनदेखा करता रहा, उसने पश्चिम के विचार सीखे नहीं, पश्चिम की टेक्नोलॉजी सीखी नहीं, उसकी उपेक्षा करता रहा, आंखें बंद करे बैठा रहा। तो इसका परिणाम यह हुआ कि अब चीन पर उनका प्रभाव हो गया, उनका गुलाम हो गया चीन। तो इसलिए जापान को इन पश्चिमी विचारों, पश्चिम की तकनीक को सीखना चाहिए, उससे आंखें नहीं चुरानी चाहिए। अगर हम उनके विचारों को सीख लेंगे, उनकी तकनीकों को जान लेंगे, तो हम उनके बराबर हो जाएंगे, हो सकता है उनसे शक्तिशाली हो जाएंगे, और तब वो हमें गुलाम नहीं बना पाएंगे। तो यानी एक वर्ग कहता था कि हमें पश्चिम के विचारों और तकनीक को सीखना चाहिए। अच्छा, एक तो ये लोग थे जो ऐसा कहते थे। लेकिन कुछ अन्य जापानी थे जो ये कहते थे कि
ये जो यूरोपीय लोग हैं ये गैर हैं, यानी ये विदेशी हैं, दूसरे देह हैं, हमारे जैसे नहीं है, इनसे दूर ही रहो। कुछ लोग ये भी कहते थे, कुछ जापानी ये भी कहते थे। तो उन्हें गैर मानते थे और अपने से दूर रखना चाहते थे। लेकिन हालांकि वे उनकी नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार थे। वो कहे जो इनकी जो टेक्नोलॉजी है उसे तो चलो ले लो, लेकिन इनको अपने से दूर ही रखो, ये गैर है, हमारे जैसे नहीं, इनको दूर रखो। तो दूसरे प्रकार की विचारधारा ये थी जापान में, विदेशियों के बारे में उनके साथ हम संबंध बनाए कि नहीं बनाए। और कुछ जो लोग थे, वो जापान के लोग, वो ये मानते थे कि देश को बाहरी दुनिया के लिए धीरे धीरे और सीमित तरह से खोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब बहुत दिन हो गए जापान को बंद रखे रखे, हमारे दूसरी दुनिया के देशों के साथ कोई संपर्क नहीं थे, तो इससे हम पिछड़ रहे हैं। अब हमें धीरे धीरे अपने जापान को, उसकी अर्थव्यवस्था को खोलना चाहिए और पूरी दुनिया के साथ संपर्क और संबंध बनाने चाहिए। तो इस तरह से जापान में लोगों की राय बटी हुई थी, विदेशियों खासकर पश्चिमी लोगों के साथ संबंध बनाने के मामले में। तो आपसे ये परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसी तरह से बताएंगे, भाई कुछ की ये थी, कुछ की ये थी, कुछ की ये राय थी। अब हम आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर। आपने देखा कि मेजी पुनर्स्थापना हो चुकी है, मेजी रेस्टोरेशन हो चुका है। तो और आपको मैंने पहले भी एक बार बताया था कि इतिहास वास्तव में क्या अध्ययन करता है। इतिहास का मतलब तथ्यों को, तिथियों को, आंकड़ों को रटना थोड़ी होता है। इतिहास का मतलब ये नहीं कि हम डेट्स रटते जाएं और बस हो गया इतिहास। इतिहास अध्ययन का असली मतलब है समय बीतने के साथ साथ जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, उन परिवर्तनों, उन चेंजेस को समझना, यह इतिहास का अध्ययन है। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जब मेजी रेस्टोरेशन हो गया है, मेजी पुनर्स्थापना हो गई है, यानी अब जापान में सम्राट की सत्ता वापस आ गई है, शोगुनों को हटा दिया गया है, तो सम्राट की सत्ता वापस आने से क्या क्या परिवर्तन जापान में हो रहे हैं, उसके समाज में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी शिक्षा में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी सेना में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उसके मजदूरों पर क्या असर पड़ रहा है, उसके पढ़ाई, उसकी जो संस्कृति है उस पर क्या असर पड़ रहा है। इन सब परिवर्तनों को जानकर हम ये समझ पाएंगे कि मेजी रेस्टोरेशन से जापान को क्या फायदा मिला या नुकसान हुआ, वो हम देखेंगे, और उसका पूरे विश्व पर इसका क्या असर पड़ा। तो एक एक करके देखते हैं। बहुत सारे परिवर्तन हुए जापान इस मेजी रेस्टोरेशन की वजह से। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट परिवर्तन था ना बच्चों, तो उसके लिए एक शब्द मैं बोलूंगा, एक फ्रेज बोलूंगा, और आप सबको भी उसको दोहराना है मेरे साथ साथ। सब बच्चे साथ साथ बोलें, फुकोकू क्योहो। फुकोकू क्योहे, दोबारा से बोल रहा हूं मैं, फुकोकू क्योहे। सब बोलो, फुकोकू क्योहे जी। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं, जापानी शब्द है फुकोकू क्योहे। क्यों बोल रहा हूं मैं फुकोकू क्योहे, क्यों बोल रहा हूं? वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पहला परिवर्तन था। मेजी रेस्टोरेशन के बाद जापान में जो परिवर्तनों की एक लंबी श्रृंखला शुरू हो गई, उस लंबी श्रृंखला का जो पहला परिवर्तन था वो था फुकोकू क्योहे। तो क्या था इसका मतलब? इसका मतलब था प्रॉस्परस कंट्री एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी, यानी कि समृद्ध देश, मजबूत सेना। मेजी रेस्टोरेशन के बाद जापान की सरकार ने जो सबसे पहला जिस चीज पर ध्यान दिया वो ये था अपने देश को प्रॉस्परस, समृद्ध, पैसे वाला, धनी बनाना, और अपनी सेना को ताकतवर, मजबूत बनाना, जिससे जापान अपनी भी रक्षा कर सके और उसका विश्व में पूरा दबदबा हो जाए। भाई भाई जिसकी सेना ताकतवर होगी तो वही तो, जैसा अब अमेरिका का दबदबा क्यों, उसकी सेना बहुत ताकतवर है। तो इसी तरह से जो जापान के लोग थे उन्होंने दो चीजों पर काम करना शुरू किया। एक तो अपने देश को प्रॉस्परस बनाने के लिए, और दूसरा अपनी सेना को मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लिए।
और इन दोनों बातों को के लिए जो जापानीज फ्रेज इस्तेमाल होता है वो क्या है? वो है फुकोकू क्योहे। तो ये पहला परिवर्तन हुआ, फुकोकू क्योहे। इसके बारे में थोड़ा सा हम किताब से पढ़ें तो जापान की सरकार ने फुकोकू क्योहे यानी कि समृद्ध देश मजबूत सेना के नारे के साथ नई नीति का ऐलान किया। उन्होंने यह समझ लिया कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था का विकास और मजबूत सेना का निर्माण करने की जरूरत है, अन्यथा उन्हें भी भारत की तरह गुलाम बना लिया जाएगा। वो समझ गए भारत क्यों गुलाम बना। भारत की अर्थव्यवस्था तो अच्छी थी लेकिन सेना मजबूत नहीं थी, इस वजह से अंग्रेजों ने उसे गुलाम बना लिया। तो हमें अपनी अर्थव्यवस्था भी मजबूत बनानी है और अपनी सेना भी स्ट्रांग बनानी है, ये जापानियों ने समझ लिया और इसी बात को वो कहते हैं फुकोकू क्योहे। तो उन्हें भी भारत की तरह नहीं तो पराधीन बना लिया जाएगा, इसलिए वो अपनी अर्थव्यवस्था को समृद्ध और सेना को मजबूत करना चाहते थे। इस कार्य के लिए उन्हें जनता के बीच राष्ट्र की भावना का निर्माण करने, तो उन्होंने कहा कि भाई सेना को मजबूत कैसे बनाया जाएगा, स्ट्रांग कैसे बनाया जाएगा, अपने देश को अमीर कैसे बनाया जाएगा। ये तभी हो सकता है जब हम जनता के बीच राष्ट्र की भावना का निर्माण करें, लोगों में देशभक्ति की भावना, राष्ट्रवादी भावना पैदा करें। जब हम अपने देश को प्यार करेंगे, जब हम अपने देश की इज्जत करेंगे, तभी तो हम उसे नंबर 1 बनाना चाहेंगे विश्व में। और जब हम उसे नंबर 1 बनाना चाहेंगे तो अपने आप हम मेहनत से काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, जिससे ज्यादा प्रोडक्शन होगा, देश प्रॉस्परस होगा और अच्छे ढंग से सेना का जब मनोबल ऊंचा होगा, अपने देश के लिए मरने के लिए भी तैयार अगर हम रहेंगे तो हमारी सेना भी मजबूत होगी। तो इसलिए चाहे हमें प्रॉस्परस कंट्री बनानी हो या स्ट्रांग आर्मी बनानी हो, इसके लिए सबसे पहला काम है लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरना। ये बात वो करने लगे जापानी लोग। और साथ ही इसके लिए एक और काम जरूरी था और वो था प्रजा को नागरिक बनाना, सब्जेक्ट्स को सिटीजन बनाना। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है सब्जेक्ट्स एंड सिटीजन में, यानी प्रजा और नागरिक में? देखो भाई, प्रजा होती है राजा की, यानी जिस देश में राजा होता है तो सारे अधिकार, सारी सॉवरेनिटी, सारी सत्ता, सारी संप्रभुता राजा की होती है, वो मालिक होता है। और जो वहां लोग रहते हैं वो उसकी प्रजा होती है, वो उसके दया पर, उसके रहमो करम पर रहते हैं। प्रजा का अपना कोई अधिकार नहीं होता, जो कुछ राजा उन्हें अपने दया से दे देगा बस उतने ही अधिकार हैं। जो जो राजा कहेगा चलो भाई तुम्हें ये अधिकार दे रहा हूं, तुम्हारी ये ड्यूटी होगी, तो बस प्रजा के वो ही सब होंगे। उनका अपना कोई अधिकार नहीं है, जो कुछ दे रहा है राजा दे रहा है, क्योंकि सारी सत्ता, सारी पावर केवल राजा पे होती है। तो जहां पर मोनार्की होती है, जहां पर राजतंत्र होता है, वहां रहने वाले लोग प्रजा कहलाते हैं, जिनके पास अपनी खुद की कोई पावर नहीं होती, जो कुछ भी मिलता है वो सब राजा की तरफ से मिलता है। जबकि सिटीजन कौन होते हैं? नागरिक। वो एक लोकतांत्रिक देश में रहने वाले लोग होते हैं और वो किसी राजा के, किसी सरकार के रहमो करम पर नहीं होते, वो वास्तव में खुद ही संप्रभु, वो खुद ही सॉवरेन होते हैं। जैसे हम इसको एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम भारत में रहते हैं, भारत लोकतंत्र देश, हम सब सब्जेक्ट नहीं है, हम प्रजा नहीं है, हम नागरिक हैं। तो नागरिक होने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि भारत का अगर कोई राजा होता तो उस पर जो ताकत होती, उस पर जो सत्ता होती, उसके पास जो सॉवरेनिटी होती, उस सॉवरेनिटी के 135 करोड़ छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए और हर एक को, हर एक जो भारत में रहने वाले 135 करोड़ लोग हैं, उन सब को उस सॉवरेनिटी का वो छोटे छोटा जो टुकड़ा किए हैं, 135 करोड़ टुकड़े किए हैं, हर एक को एक टुकड़ा मिल गया है। यानी उस टुकड़े तक वो व्यक्ति भी राजा है, हम सब राजा हैं कुछ हद तक। ये नागरिकता का अधिकार होता है, ये नागरिक होता है। तो नागरिक खुद भी राजा होता है, छोटा सा ही राजा होता है, जितना भाई 135 करोड़ लोग हैं टोटल, तो राजा की सत्ता के 135 करोड़ टुकड़े कर दिए तो हर एक नागरिक को एक एक टुकड़ा मिला है, वो उतने टुकड़े तक का राजा है। यानी वो इंडिपेंडेंट है, वो फ्री है और
वो अपनी मर्जी से अपना शासक चुनता है। उसके अधिकार किसी राजा के द्वारा दिए गए नहीं है, बल्कि उसको वो अधिकार इसलिए मिले हैं क्योंकि वो खुद भी राजा है। छोटा ही सही है लेकिन है राजा। तो ये होता है सिटीजन, नागरिक। तो जापानियों को लगा कि अगर हम प्रॉस्परस कंट्री और स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाना चाहते हैं, यानी अगर हम फुकोकू क्योहे करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो जापान के लोग हैं उन्हें सब्जेक्ट्स, प्रजा की जगह नागरिक बनाना पड़ेगा। यानी नागरिक, यानी जापान के लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार देना पड़ेगा। तो इसलिए वहां सम्राट तो रहा, लेकिन वहां पर लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका भी दिया जाने लगा कि वो सरकार राजा के अंडर रहकर ही काम करेगी, लेकिन फिर भी कुछ हद तक लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका मिलने लगा। यानी वो सब्जेक्ट से वो सिटीजन बन गए। तो इससे उनमें ज्यादा राष्ट्रवाद की भावना आई, ज्यादा अच्छा काम करने की प्रेरणा जागी, और इसी वजह से वो प्रॉस्परस कंट्री और स्ट्रॉन्ग आर्मी यानी फुकोकू क्योहे की अवधारणा की तरफ चल पड़े। तो ये सबसे पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको दिखाई दिया मेजी रेस्टोरेशन के बाद, यानी कि मेजी पुनर्स्थापना के बाद ये पहला परिवर्तन हुआ। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको दिखाई देगा मेजी रेस्टोरेशन के बाद, वो है एम्परर सिस्टम यानी सम्राट व्यवस्था का आना। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, फुकोकू क्योहे पर भी एग्जाम में सवाल आ सकता है, और एम्परर सिस्टम यानी कि सम्राट व्यवस्था पर भी सवाल आ सकता है। तो ये क्या होती है एम्परर सिस्टम या जिसे हम कहते हैं सम्राट व्यवस्था? इस सम्राट व्यवस्था या एम्परर सिस्टम का मतलब ये है कि ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सम्राट यानी जो एम्परर है, जो राजा है, जापान का जो एम्परर है, और जो नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी यानी बड़े बड़े अधिकारी जो है, और सेना यानी मिलिट्री, ये इकट्ठे मिलकर, ये सारे तीनों इकट्ठे मिलकर शासन चलाते हैं, सत्ता चलाते हैं। और जो ब्यूरोक्रेसी और जो सेना है वो सम्राट के प्रति जवाबदेह होती है, यानी वो सम्राट के अंडर काम करती है। वो जनता के द्वारा चुनी गई पार्लियामेंट के अंतर्गत नहीं होती, वो उसके तरफ जवाब देनी होती। वो पूरी तरह से किसके कंट्रोल में होती है? सम्राट के कंट्रोल में। कौन? ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री, यानी कि जो नौकरशाही है, जो अधिकारी हैं बड़े बड़े, और जो सेना है, वो जनता के द्वारा चुनी गई संसद या जनता के द्वारा चुनी गई सरकार की बात नहीं सुनेगी, वो सुनेगी तो राजा की, एम्परर की। इस तरह की व्यवस्था को, जिसमें सम्राट, नौकरशाही और सेना, एम्परर, आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी मिलकर शासन चलाते हैं, और जिसमें ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री एम्परर के तरफ रेस्पॉन्सिबल होती है, एम्परर की तरफ अकाउंटेबल होती है, ऐसी व्यवस्था को एम्परर सिस्टम यानी कि सम्राट प्रणाली कहते हैं। तो मेजी रेस्टोरेशन के बाद जो जापान की शासन व्यवस्था में, जापान के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें जो दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन आया वो यही है कि अब जापान में एम्परर सिस्टम आ गया, यानी सम्राट प्रणाली आ गई। तो इसके अंतर्गत क्या क्या काम हुए उस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं आपकी किताब पढ़कर। तो नई सरकार ने, यानी जापान की नई सरकार ने सम्राट व्यवस्था, एम्परर सिस्टम के पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया। सम्राट व्यवस्था से जापानी विद्वानों का अभिप्राय है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सम्राट, नौकरशाही और सेना इकट्ठे मिलकर सत्ता चलाते हैं, और नौकरशाही व सेना सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राजतांत्रिक व्यवस्था के नमूनों को समझने के लिए कुछ अधिकारियों को यूरोप भी भेजा गया। तो जापान की सरकार ने कि भाई किस तरह से मोनार्की चलानी है, कैसे पॉलिटिकल सिस्टम चलाना है, दूसरे देशों में पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, ये जानने समझने, इसका अध्ययन करने के लिए जापान के कुछ विशेषज्ञों, कुछ विद्वानों को
यूरोप के देश भी भेजा गया कि वहां देख के आओ वहां कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, वहां कैसे सरकार चलती है, ताकि उनकी अच्छी बातों को हम अपने यहाँ पर अप्लाई कर सकें, उसको शामिल कर सकें। सम्राट को सीधे सीधे सूर्य देवी का वंशज माना गया, यानी कहा कि सम्राट तो दिव्य व्यक्ति है, वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो तो सीधा देवताओं का पुत्र है। तो इसलिए कोई उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, सबको उसका बहुत आदर करना चाहिए। वो स्वयं वो सीधा देवता का पुत्र है, उसे सीधा भगवान ने ही आशीर्वाद दिया है, तभी वो सम्राट है। तो यानी उसका महत्व बढ़ाया गया सम्राट का। लेकिन साथ ही ये तो कहा गया कि वो जो है देवताओं का पुत्र है, उसका बड़ा महत्व है, लेकिन उसको ऐसा नहीं कि जापान के पुराने तरह के ट्रेडिशनल स्टाइल में रहना पड़ेगा, पुराने ढंग के कपड़े पहनने पड़ेंगे, ऐसा नहीं। वो है देवता, लेकिन वो मॉडर्न तरीके से रहेगा, ऐसा देवता है। तो इसलिए जापान के जो सम्राट है वो पश्चिम करण का नेता, यानी पश्चिमी स्टाइल का नेता, जो वेस्टर्न कंट्रीज जैसा नेता के तौर पे रहने लगा। कैसे कैसे उसके बारे में, मतलब क्या क्या हुआ सम्राट के बारे में। सम्राट का जन्मदिन राष्ट्रीय छुट्टी का दिन बन गया। अब जो सम्राट का जब भी जन्मदिन होता था उस दिन नेशनल हॉलिडे होता था। तो सम्राट का महत्व अब आप देख रहे हो कैसे बढ़ता जा रहा है, उसे कैसे पूरे जनमानस पे उसके छाया जा रहा है। वह पश्चिमी अंदाज के सैनिक कपड़े पहनने लगा, जो पश्चिमी स्टाइल की जो मिलिट्री ड्रेस होती है, सम्राट वैसी पहनने लगा। और उसके नाम से आधुनिक संस्थाएं स्थापित करने के अधिनियम जारी होने लगे। तो यानी अब सारे कानून जो हैं वो सम्राट के नाम से जारी हो रहे हैं। सम्राट फौजी स्टाइल में, वेस्टर्न स्टाइल में रहता है, और उसका जो जन्मदिन है वो राष्ट्रीय छुट्टी के तौर पे मनाया जा रहा है, और उसे देवता घोषित किया गया है। तो इस तरह से सम्राट का महत्व जनमानस पर बहुत ज्यादा, उस सम्राट का प्रभाव जनमानस पे बहुत ज्यादा होने लगा, और पूरे जापान में सम्राट का महत्व बढ़ने लगा। जो भी हमने कहा कि उसके नाम से कानून जारी होने लगे, तो एक उदाहरण देखते हैं ऐसा कौन सा कानून था। 1890 की शिक्षा संबंधी राजाज्ञा ने लोगों को पढ़ने, जनता के सार्वजनिक एवं साझे हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। तो ऐसा ही एक कानून 1890 में पारित किया गया सरकार वो सम्राट के नाम से, और वो क्या था, शिक्षा संबंधी राजाज्ञा, जो सरकार का राजा की आज्ञा, शिक्षा संबंधी एक कानून बनाया गया शिक्षा से रिलेटेड, तो राजा के नाम से ही बनाया गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि राजा का महत्व बढ़ गया मेजी रेस्टोरेशन के बाद से। पहले तो जब तक शोगुनों का राज था तब तो राजा की कोई इज्जत ही नहीं थी और उसके पास कोई ताकत ही नहीं थी, और अब तो आप देख रहे हो कि लगातार राजा का महत्व बढ़ता जा रहा है। यही है मेजी रेस्टोरेशन का प्रभाव। तो ये दूसरा प्रभाव था, और इसको आप क्या कहोगे, एम्परर सिस्टम, यानी कि सम्राट व्यवस्था। तो अब तक आपने दो महत्वपूर्ण परिणाम या परिवर्तन देख लिए जो मेजी रेस्टोरेशन के बाद हुए। एक तो हुआ फुकोकू क्योहे, यानी प्रॉस्परस कंट्री, स्ट्रॉन्ग आर्मी, और दूसरा क्या हुआ, एम्परर सिस्टम, सम्राट व्यवस्था। अब तीसरा प्रभाव देखते हैं, तीसरा परिवर्तन देखते हैं जापान के समाज में मेजी रेस्टोरेशन के बाद। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या हुई, तो जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज थी जापान के समाज में, वो थी शिक्षा व्यवस्था में बड़ा जबरदस्त सुधार किया। आप जानते हो कि किसी भी देश के विकास के लिए वहां की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, लोग पढ़े लिखे, अच्छी टेक्नोलॉजी वाले होंगे, समझदार होंगे, तभी वो देश विकसित होगा। ये बात जापान के जो अधिकारी थे, सम्राट थे, उनको समझ में आ गई, और उन्होंने अपने देश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने पर बहुत बल देना शुरू कर दिया। तो हम देखते हैं कि क्या क्या काम हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए। 1870 यानी 1870 के दशक से नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण शुरू हो गया। न्यू स्कूलिंग सिस्टम शुरू हो गया। पहले जो स्कूल थे उनको खत्म करके नए टाइप के स्कूल बनने लगे। लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य हो गया। पहले तो भाई पढ़ो ना पढ़ो तो कोई ध्यान नहीं देता था ज्यादा,
अब सरकार ने कह दिया सबको पढ़ाई करनी है, सब स्कूल जाएंगे लड़के लड़की। और 1910 तक तकरीबन ऐसी स्थिति आ गई कि स्कूल जाने से कोई वंचित नहीं रहा, यानी 100% लिटरेसी हो गई। सारे बच्चे जितने भी स्कूल जाने योग्य बच्चे थे सब स्कूल जाने लगे, कोई भी स्कूल के बाहर नहीं रहा। पढ़ाई की फीस बहुत कम थी ताकि सब पढ़ सके, गरीब से गरीब भी पढ़ सके, तो पढ़ाई की फीस बहुत कम रखी गई। शुरू में पाठ्यचर्या यानी सिलेबस पश्चिमी नमूनों पर आधारित था, जैसे वेस्टर्न कंट्री में जो सिलेबस था वही सिलेबस जापान में चलता था शुरुआत में। लेकिन 1870 के दशक के आते आते आधुनिक विचारों पर जोर देने के साथ साथ राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर भी बल दिया जाने लगा। 1870 के आते आते जापान की सरकार को लगा कि केवल जो वेस्टर्न साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस ऐसे विषय ही ना पढ़ाए जाएं, बल्कि जापान के बच्चों में जापानी कल्चर विकसित हो, इसके लिए उनको जापान का इतिहास भी पढ़ाया जाए और वो देश के प्रति वफादार हो, राज्य के प्रति उनकी निष्ठा हो, देशभक्त हो। तो ऐसी चीजें भी पढ़ाई जाएं जिससे वो देशभक्त बने और अपने इतिहास को जाने, जिससे उनमें अपनी संस्कृति का विकास हो। तो इस बात पर भी अब जोर दिया जाने लगा 1870 के बाद से। शिक्षा मंत्रालय, जो जापान का शिक्षा मंत्रालय था, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री थी, वो क्या क्या करता था? 3 काम करता था। एक तो पाठ्यचर्या यानी सिलेबस तय करता था कि क्या पढ़ाया जाना है, किताबों का चयन करता था कि कौन कौन सी किताबें स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाई जाएंगी, और शिक्षकों का प्रशिक्षण यानी टीचर्स की ट्रेनिंग करवाता था, और टीचर्स की ट्रेनिंग किस तरह होगी ये तय करता था। तो ये सब काम एजुकेशन मिनिस्ट्री करने लगी। और एक होता था मॉरल एजुकेशन यानी नैतिक संस्कृति का विषय। तो नैतिक संस्कृति का विषय यानी मॉरल एजुकेशन भी स्कूलों कॉलेजों में दी जाने लगी, और जिसे पढ़ना बहुत जरूरी था। जैसे आप भी देख रहे हो ना आजकल आपकी किताब, आपके जो स्कूलों में, जैसे भाई EMC है ना, हैप्पीनेस, देशभक्ति, ये नए नए चीजें शामिल कर दी ना। तो इसी तरीके से जापान के स्कूलों में भी मॉरल एजुकेशन, इस तरह की चीजों को शामिल कर दिया गया। और इन मॉरल एजुकेशन वगैरह की किताबों में क्या क्या सिखाया जाता था बच्चों को? यह सिखाया जाता था कि भाई माता पिता का आदर करो, राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति वफादार रहो और अच्छे नागरिक बनो। इन सब बातों की प्रेरणा किताबों में और सिलेबस में दी जाने लगी। तो आपने देखा कि मेजी रेस्टोरेशन के बाद अनेक परिवर्तनों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। जापान का समाज बदलने लगा और उसकी वहां की राज्य व्यवस्था बदलने लगी, और उसमें से आज हमने 3 महत्वपूर्ण परिवर्तनों को समझा है। वो 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन से हैं? एक तो है फुकोकू क्योहे, प्रॉस्परस कंट्री एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी। दूसरा है एम्परर सिस्टम यानी के सम्राट प्रणाली, और तीसरा है शिक्षा में सुधार। तो ये 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, और भी कई परिवर्तन हुए मेजी रेस्टोरेशन के बाद, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप सब अपनी किताब में भी, आज हमने जहां तक बात की है, अपनी किताब में भी आप पढ़ेंगे, और जो मैं व्हाट्सएप पे प्रश्न आपको भेजूंगा उन सबको अपनी इतिहास की कॉपी पर करेंगे। तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।